पहले हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हम शेयर करते थे चीज़ें, एवरीथिंग वाज फाइन। सडनली उसकी आदत हो गई है कि वो ना हर चीज़ में ब्लेम करना शुरू कर देता है और वो इतना चिल्लाता है कि उसके साथ बात करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी लेने को बहुत लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो रेडी ही नहीं होते। रेडी ही नहीं होते। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है, आपको क्या लगता है? मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो पर्सन सामने वाले को घुमा फिरा के एक ब्लेम में डाल देगा और बाद में वो सोचेगा भी कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। जैसे कोविड में हमने कहा कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन लोगों ने इमोशनल डिस्टेंस भी बना लिया। हम्म, मैम मेरे को ना एक डाउट था। मतलब बेसिकली क्या है कि रोज का हो गया है तो मुझे बहुत ज्यादा मैं बहुत वरिड हूँ इस बारे में। जैसे मेरा भाई है, ठीक है, तो पहले हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। हम शेयर करते थे चीज़ें, एवरीथिंग वाज फाइन। सडनली उसकी आदत हो गई है कि वो ना हर चीज़ में ब्लेम करना शुरू कर देता है और वो इतना चिल्लाता है कि उसके साथ बात करना बहुत मुश्किल है। जरा सी बात होती है, सपोज आज सुबह ही हुआ था। मेरा मतलब मैं डिस्क्रिमिनेशन पे कुछ बात कर रही थी, अपनी मम्मी को कोई कहानी बता रही थी। एंड वो आया, वो रेडी हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। एंड उसने सुना और मेरी मम्मी ने जनरल एक कमेंट पास करा कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे घर में तो नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं उनकी वो ईगो सेटिस्फाई नहीं करना चाहती थी, तो आई सेड कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी होता है, बट हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अब बात कुछ और हो रही थी एंड उसने किसी और बात पे मुद्दा बना लिया कि नहीं नहीं क्यों नहीं होता, अगर ऐसा ही होता तो तुम लोग इसकी अभी तक शादी नहीं करा चुके होते और एक ढंग का लड़का नहीं लेकर आ सकते। तो मैंने जनरल बोला कि तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो। वो मम्मी से घूम के सीधे मेरे पे आ गया कि तुमने टाइम से पढ़ाई नहीं करी, तुमने टाइम से शादी नहीं करी, तुमने ये नहीं करा। और हर बार ऐसा ही होता है कि घर में कुछ भी हो रहा है वो घूम के मेरे पे आ जाता है और वो मुझे ब्लेम करता है कि यू आर नथिंग। मतलब मुझे तो वैसे भी कुछ भी नहीं समझता। तो अब बहुत टाइम तक तो मैं शांत रही, लेकिन कब तक इंसान शांत रहेगा ना, तो वो मुझे नहीं समझ में आता कि क्या कहते। जो आपने बताया ना ये एक्चुअली सिर्फ आपका नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इंडियन घरों की प्रॉब्लम है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोले या बड़े छोटे में फर्क बोले, या आप घर में बड़े हो तो एक चीज वो भी रहती है कि जो बड़ा होता है उसको ये कह के चुप करा देते हैं, कोई बात नहीं तू समझ जा, तू बड़ा है, ये भी होता होगा। बहुत बार होता है कि ऐसे बोला जाता है कि तुम तो बड़ी हो ना, तुम शांत हो जाओ, तुम कंट्रोल कर लो। है ना मैम, काफी होता है इंडियन फैमिलीज में, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। काफी ज्यादा देखा है मैंने इसे। और इसके पीछे मुद्दा एक नहीं है, कई तरह की सोच काम करती है। एक तो कभी पुराने समय में तो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिस प्रॉब्लम के को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उस पर काम किया गया, तो वो ये वाली सोच थी बेटी को क्यों पढ़ाया जाए पुराने समय में। धीरे धीरे लोगों ने जैसे पढ़ाना शुरू किया, आपने कहा ना कि आपको भी बोला कि समय से पढ़ाई शुरू कर ली होती, तो उससे मुझे याद आया कि वो ब्लेम भी कि पढ़ाया ही ना होता तो अब तक शादी कर दी होती हाँ। और ये समस्या ही पैदा ना होती। तो लोगों की जो सोच है ना वो रेट्रोग्रेड चलती रहती है। इसके पीछे का एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न ये है कि हम हमेशा जो जो करते देखते सुनते आए हैं वो लर्न्ड बिहेवियर, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन के साथ। और जब भी हम कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट मुद्दे पे ना रहकर पास्ट में चले जाते हैं। इसीलिए मोर देन 50% लोग जब भी कोई बात शुरू करते हैं वो उसी बात पे ना रहकर कोई और बात में घुस जाते हैं और फिर ये भी बोलते हैं साथ में मुद्दे पर रहो, पर रह नहीं पाते। मुझे तो एक्चुअल हाँ, मुद्दा खो मैंने ही ये जाता है। बहुत देखा है और होता है डेली लाइफ में। कभी कभी हम साइकोलॉजिस्ट के साथ भी हो जाता है कि हम कुछ बात कर रहे हैं और फिर अपनी इस लर्निंग पर आधारित जो हमारी है उसको हम भी उठा के लाते हैं। तो वैसे बहुत कॉमन है, बट इस पे काम होना चाहिए। आई थिंक माइंडफुल रहकर अगर हम इस पे सोचें कि हम जिस मुद्दे पे बात करना शुरू किया था, अगर उसी पे बात करें कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा, इसकी क्या वजह है और आज क्या किया जा सकता है, तो हम वो वजह भी जान लेंगे और आज जो उस पे एक्शन लेना है उस पे भी रहेंगे और जो आपसी रिश्ते हैं उनमें मतभेद भी नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है और साइकोलॉजी भी यही कहती है।
आप बताएं हाँ। सुदेश। नहीं मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसे माइंडफुली हमें लेकर चलना चाहिए स्टेप वाइज कि एक्चुअल मुद्दा क्या है और उस पर काम कैसे करना है। जब हमें सामने वाला कोई कुछ बोल रहा है तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी 100% बात गलत ही हो, लेकिन कई बार ना कहने की टोन बहुत गलत होती है। बिल्कुल। तो एक तो हम दूसरे बंदे पे काम नहीं कर सकते, हमें खुद पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ जाती है कि सपोज जैसे कि आपका भाई आप पे चिल्ला रहा है, तो फर्स्ट थॉट यही जाता है ना हमारा कि वाई मी, मैं ऐसा क्या करूं। फिर आप खुद को सेव करने की कोशिश करोगे कि इससे कैसे बचा जाए, लेकिन वो खुद को सेव करते करते हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक्चुअल में प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, प्रॉब्लम तो उनका बात करने का तरीका है, और उसे हम हेल्दी रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करें, फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा ना हो ये भी देखते हुए, क्योंकि अवॉइडेंस बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। शायद ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही हम उससे दूर चले जाएंगे, ज्यादा आसान होता है, इजी होता है। अवॉइड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म हमारे ऑटो पायलट मोड पे रहते हैं। और जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है हमें लगता है अनवांटेड है या डिफिकल्ट है, तो हम एस्केप करते हैं, अवॉइड करते हैं कंप्लीटली, उसमें जाना ही नहीं चाहते, एंटर ही नहीं करते, तो वो ज़्यादा इजी है। और मैम एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि जो लेमन करता ही है मोस्टली, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टोन में बात कर रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि अब इसको सुनाने के लिए मेरी टोन इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम उससे भी ज़्यादा तेज बात करते हैं, और क्योंकि हम उसकी बातों को तो ले ही नहीं पा रहे थे, अब वो तो वैसे ही हमारी बात को नहीं ले पाएगा, उस चक्कर में हीट मूवमेंट होती है, झगड़ा कहीं से कहीं, और धीरे धीरे उस इंसान के साथ ऐसे डील करते करते ना हमारी खुद की आदत खराब हो सकती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है मदर। माँ जो है, जब शादी होके आती हैं लड़कियां, तो उनकी पिच, वॉइस टोन इतनी ऊंची नहीं होती, और जैसे ही एक बच्चा होता है तो रेज होनी शुरू हो जाती है। अगर घर में साथ में एक बुजुर्ग भी हो और उसे अनफॉर्चुनेटली हार्ड ऑफ हियरिंग हो, तो फिर और ज्यादा हो जाती है। तो पति के ऊपर चिल्लाना, बच्चे के ऊपर चिल्लाना, घर के बुजुर्गों के साथ चिल्लाना, वो चाहती नहीं, पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसे चिल्लाना पड़ता है। तो एक बैचलर लड़की की वॉइस पिच और टोन और एक मैरिड आफ्टर फ्यू इयर्स और बच्चे हो जाए जब देखो, कंप्लीटली डिफरेंट होती है। वो ऐसा नहीं चाहती थी, और वो चिल्लाते हुए ये भी कहती है, तुम लोगों की वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ। हाँ, कॉमन डायलॉग। यस, कॉमन डायलॉग। मैम ये तुम लोगों की वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ, देखा जाए तो इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी होती है, लेकिन ना कुछ लोगों का मैंने पैटर्न नोटिस किया है कि वो हमेशा ही ब्लेम गेम में रहते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, मैं भूखा रहा तो घर में कुछ तो रीजन रहा होगा, मैंने ज्यादा खा लिया तो तुमने बनाया इतना टेस्टी था, मैं क्या करूं। तो उसमें अकाउंटेबिलिटी लेने को बहुत लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो रेडी ही नहीं होते, है ना, कि तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो कैसे काम करती है, आपको क्या लगता है? फिर मैं अपना भी बताती हूँ जो मैं सोचती हूँ। पीछे की साइकोलॉजी, जैसे इसमें सबसे बड़ा केस तो है कि जो लोग सोशली एंग्जियस होते हैं, जो हर छोटी बात को एंजाइटी जैसे बड़े डायग्नोसिस से जोड़ देते हैं आगे चल के, जब वो पढ़ते हैं इस बारे में, लेकिन उससे पहले उनके अपने खुद के व्यक्तित्व में वो चीज़ होती है, कहीं मैंने कुछ बोल दिया तो लोग मेरे बारे में ये ना सोचें, ये ना कह दे, इसीलिए वो खुलकर ना कुछ भी नहीं कहेंगे, ना खुलकर ना कहेंगे, ना खुलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ना खुलकर ये कहेंगे कि ये काम मुझसे खराब हो गया या मैं नहीं कर पाया। वो हमेशा एक ऐसे मोड में रहेंगे जो जिसे हम डिप्लोमेटिक नहीं कहेंगे, बट एक ऐसा मोड रखेंगे जहां अपने आप को ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर प्रोटेक्शन में रखते हैं, कि सामने वाला खुलकर ब्लेम ना कर पाए मुझे, बट मैं उसे कर दूं कि आपकी ही वजह से हुआ है। अक्सर आप ये देखोगे इन लोगों के बारे में, जैसे आपने जहाँ से शुरू किया था ये कॉन्वर्सेशन, और आपका सवाल था कि भाई ने ऐसे बोला, तो आप अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो पर्सन
सामने वाले को घुमा फिरा के एक ब्लेम में डाल देगा और बाद में वो सोचेगा भी कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, मैंने ही तो ऐसा नहीं कर दिया, फिर उसको गिल्ट पैदा होगा। और ऐसे चलते चलते गिल्ट में कोई भी जीना नहीं चाहता। तो जो पर्सन सही था, जो सिचुएशन को फेस कर रहा था, उस पर्सन को भी ऐसा लगेगा कि हर बार मैं अपने बारे में इतना गिल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकता, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता हूँ। और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं कहते, वैसे वो पर्सन ही कहता है जिसने डिस्टेंस मेंटेन किया कि मैंने हेल्दी डिस्टेंस बना लिया, जबकि वो हेल्दी नहीं था। वास्तव में वो इमोशनल डिस्टेंस था। जैसे कोविड में हमने कहा कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन लोगों ने इमोशनल डिस्टेंस भी बना लिया। उन्होंने भावनाओं को समझा ही नहीं कि कोविड की वजह से मरता हुआ इंसान हम दूर रहकर फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके कैसे हेल्प कर सकते हैं। वहां लोगों ने वो भी इनिशिएटिव नहीं लिया, ये हम सब ने देखा। तो जो यहाँ पे डिस्टेंस की बात थी वो फिजिकल रखा जा सकता था, वो एक कम्युनिकेशन के बीच में एक डिस्टेंस रखा जा सकता था कि कहाँ हमें बोलते हुए चुप होना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, मतलब मुद्दे पे ही रह के बात करनी है। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस होता यही है कि अल्टीमेटली जो पर्सन सही था वो उस पर्सन की वजह से जो अवॉइड कर रहा था, जो सिचुएशन से एस्केप कर रहा था और जो इसमें इंक्लूड ही नहीं होना चाहता, इस डर से कि कोई मुझे क्रिटिसाइज ना कर दे, क्योंकि उसकी आदत है नॉर्मल बात को भी क्रिटिसिज्म में लेने की। तो वो भय था उसके अंदर। और इसकी जो वैसी इन डेप्थ साइकोलॉजी है, फाइट और फ्लाइट मोड में से एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें फाइट करना है, फ्लाइट करना है। तो ऐसा पर्सन हमेशा फ्लाइट मोड में, वो कुछ भी कह के आपको भाग जाएगा और आपको गिल्ट महसूस होता रहेगा। जो आप बोल रहे हो ना, अभी क्या हो गया, इट्स वेरी हैबिचुअल। अगर बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, जैसे अगर सेम गाड़ी है, मैं और मेरा भाई दोनों ड्राइव कर रहे हैं, बस पापा की अलग है। तो हुआ ये था कि मैंने एक दिन ला करके सामान दे दिया कि आपने ना बॉटल वहाँ पे आप छोड़ जाते हो, तो ये काम मत किया करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा, वो तुरंत बैकफायर करके ही ब्लेम मी कि तुम भी ना सीट पीछे कर दिया करो। तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब इससे बचने के लिए क्या करें, मतलब क्या ऑप्शन? अब वो ऐसा करता क्यों है, मैंने वहीं से बात शुरू की थी, मैं वापस वहीं पे आती हूँ, क्योंकि वो दूसरों को ब्लेम कर रहा है, वो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग बहुत कम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक है, उसे खुद डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं ले पाता, उसे दूसरों का वैलिडेशन चाहिए। लेकिन जो इंसान ब्लेम कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, अक्सर ना उसे वैलिडेशन मिलना बंद हो जाता है। और जब तक उसे वैलिडेशन नहीं मिलेगा, उसकी एंजाइटी कम नहीं होगी, उसका स्ट्रेस रिलीफ नहीं होगा, तो वो ब्लेम ही फिर उसी लूप में लगा रहेगा। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसी और को बोल देता हूँ कि तुम भी तो नहीं कर पा रहे हो। वही ज़्यादा इजी है, दूसरे को ब्लेम करना। बट इसी ब्लेम गेम में अगर हम फंसे ही रहेंगे तो सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। तो आप अपने पार्ट पे सबसे पहले तो उसका रूट कॉज ढूंढेंगे कि ऐसा है क्यों। क्योंकि अगर खुद पे लेते रहे कि ये मुझे ही बोलता रहता है तो उसका सॉल्यूशन मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो शायद वो हर दूसरे तीसरे पर्सन के साथ ऐसे ही करता होगा। मम्मी पापा ले जाते हैं बहुत ईजिली क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा ही तो है और किसको बोलेगा, और बच्चा बड़ा रिस्पॉन्स मतलब उसके साथ बोलता है कि हाँ तो मैं और किसको जाके बोलूं, आपने ही तो अपब्रिंगिंग की है, आपने ही तो सिखाया है, मेरी क्या गलती है, आपने कभी कुछ करने ही नहीं दिया तो मुझे आता ही नहीं करना। खैर इस बात में बहुत सच्चाई भी है कि अगर घर में एक बच्चा छोटा है, उसके एक दो बड़े भाई बहन हैं, मम्मी पापा टेक केयर करने के लिए मोस्टली यंगर या यंगेस्ट चाइल्ड के साथ हो जाता है कि पहले तो उन्हें कोई डिसीजन लेने ही नहीं दिया जाता कि मैंने बोला ऐसा कर ले ऐसा कर ले, मुझे पता है तेरे लिए क्या सही है तो तू वही कर ले। उनके लिए वो हमेशा बच्चा ही रहता है। हाँ, फिर हम एकदम से एक्सपेक्ट करते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया 6 फुट का, तुझे इतनी अकल नहीं है,
तो वो वाली चीज़ होती है, जब किसी ने सीखा ही नहीं वो कैसे करेगा। तो एक तो हम उसे टाइमली, अब अगर वो टाइम जा चुका है पेरेंट्स के लिए या एक बड़ी बहन होने के नाते आपके लिए, तो ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, एक बार के लिए अगर ये मुझे बोलता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस बात को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि वो बात एंड करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद मैं ग्रेजुअली स्टार्ट करूँ, छोटी-छोटी चीज़ें उसे देना कि क्या तू मेरे लिए इतना कर देगा? चल तू इतना काम कर ले अपना, जिसमें वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप कर सकते हैं 50%, मैं कर देती हूँ 50% तू कर ले। तो छोटी-छोटी अचीवमेंट जब उसको मिलेंगी या किसी को भी मिलेंगी, चाहे वो छोटा बच्चा या बड़ा इंसान है, छोटी अचीवमेंट, छोटा रिवॉर्ड, वो ना एक फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होता है, जो हमें पुश करता है आगे और बड़ी चीज़ें करने के लिए, और धीरे-धीरे फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे हम बोलते हैं 21 डेज़ में कोई भी हैबिट हम बना सकते बना हैं। सकते हैं। तो वो ऐसे ही काम करती हैं कि जो चीज़ें हम रेगुलर करते हैं, तो हमारा एक पैटर्न फॉर्म होना शुरू हो जाता है, हमारे स्कीमा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिसे हम बाद में जब चाहे रीगेन कर पाते हैं एज पर वी नीड। तो आई थिंक ये हम कर सकते हैं। और बाकी और हम ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि अक्सर ऐसा होता है, तो कोई भी बिहेवियर अगर अक्सर ऐसा हो रहा हो तो हमें रुककर उसे और ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है कि अगर ये कभी कभी होता है तो फिर ये एक प्रॉब्लम वैसी नहीं है, सिचुएशन की है। अगर ये रेगुलर होता है या ज़्यादातर लोगों के साथ सेम रहता है तो फिर ये उनके पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है। वो एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि चलो अब हमें पता चल गया ये प्रॉब्लम है, बट अभी इंस्टेंटली कैसे इस पर काम करें। तो इनके दो चार ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे कि आपने बताया ब्लेम करते हैं, तो आपको समझना है कि क्यों ब्लेम करते हैं। इसका मतलब अंदर से इनसिक्योर है। अच्छा, एक टॉपिक से हटकर दूसरे टॉपिक पे जंप करते हैं, इसका मतलब इन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। तो सेल्फ ट्रस्ट इश्यूज हैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन अंदर से जानता है कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा, सामने वाला मुझ पे अटैक करे शब्दों से, इससे पहले मैं उसे दूसरे शब्दों में फंसा देता हूँ। तो उसकी सेल्फ एस्टीम कम है, उसमें आत्मसम्मान की कमी हमेशा होती है। इसीलिए वो अपनी बात कहकर भी भाग जाता है, खड़ा नहीं होता। बहस को शुरू करेगा ज्यादातर टाइम और कुछ देर टिका रहेगा और उसके बाद उसमें से एस्केप कर जाएगा लास्ट में, या फिर इतना ज्यादा चिल्लाएगा और चिल्ला के एनवायरनमेंट में जितने लोग हैं उनको डराना चाहेगा, क्योंकि भय उसके मन के अंदर था और उसने जो प्रिटेंड किया वो एक डिफेंस मैकेनिज्म था कि मैं सही हूँ और मुझसे डरो। तो ये वाली अगर अक्सर सिचुएशन होती है तो आपको ये समझना है कि ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो सिर्फ नाराज होने से सॉल्व नहीं होगी। घर वाले लोग उससे नाराज रहेंगे, कभी बहन रहेगी, माँ रहेगी, पिता रहेंगे, जो भी उनके नियर एंड डियर हैं, उससे सॉल्व नहीं होगी और दूरी बढ़ेगी। तो वहां पर इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप ऐसे ही समझें कि ये इसके भीतर का भय है और अब हमें समझना है कि इस भय को कैसे कम करें। जब आपने एक पार्ट कर लिया समझने वाला, तो दूसरा पार्ट में अक्सर हम समझाते हैं कि समझो, आप डरो मत। हमें पता हो कि ये आदमी डर रहा है तो भी हम उसे यही कहेंगे, आप डरो मत, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही टेक्निक नहीं है, क्योंकि डर उसके अंदर था। और वो क्यों था? जैसा इन्होंने बताया कि बचपन से ऐसी उसकी लर्निंग रही होगी कि उसको सीखने का मौका ही नहीं मिला। क्या सीखने का नहीं मिला? प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होने का नहीं मिला, कि जहाँ हम गलतियां करें कोई उसे करेक्ट करे या हम सेल्फ करेक्ट करें और उसे बाहर निकले एंड दोबारा हम पास्ट एक्सपीरियंस से सीखें, गलती ना करें और हम ट्रेंड हो गए। तो वो उनकी जो लर्निंग है वो समवेयर अधूरी है, क्योंकि बर्थ ऑर्डर में अक्सर हमने देखा है जो पर्सन सबसे लास्ट होता है वो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करता है। घर के बड़े एक अम्ब्रेला, एक छतरी के जैसे उनके ऊपर प्रोटेक्शन हमेशा लगाए रखते हैं, उन्हें काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते, उन्हें डिसीजन लेने का राइट नहीं देते। और जब एक समय आता है एडल्टहुड का तो फिर वो चाहते हैं अब ये शादी लायक हो गया, अब ये सब संभाले,
अगर उन्हें ये बता भी दिया जाए फैमिली को, जो हम करते हैं, साइको एजुकेट करते हैं, तो भी वो मानते नहीं हैं। वो ये कहते हैं ऐसे ही तो होता है। तो फिर अब हम भी कहते फिर ऐसे ही तो होता है, ये भी ऐसे ही करेंगे। आपके लिए चीज ऐसे ही तो होती है, तो इनके लिए भी ऐसे ही होगी, क्योंकि जो आपने इनको नहीं सिखाया वो इन्होंने नहीं सीखा। वो जितना जितना सिखाया उतना उतना सीख लिया। और जहां पर आपकी उम्मीदें कि ये बिना सीखे सिखा ले, तो वहां पे लर्निंग बाय इमिटेशन, इन्होंने आपको देख के जितना सीखा वो पार्शियल लर्निंग थी, जिसमें गलतियां होने की ज्यादा चांसेस थे। और क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी है डरने वाली, क्योंकि पास्ट में भी फैमिली ने जहां उसने छोटी मोटी गलती करी जरूर डांटा होगा, ये कह के तुम बच्चे हो, हमने तुम्हें कितनी बार कहा मत करा करो, तो वो छोड़ देगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बर्थ ऑर्डर के जो लास्ट बच्चा है उसके साथ ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास भी। और आप डाटा अगर उठा के देखोगे तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम बहुत नोट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आप भी अपने इस पे एक बार जरा गौर करें कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये भी समझें। तो यहाँ पर जो जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन फोकस्ड राइट नाउ, अभी क्या करें? क्या पास में तो जाके करेक्ट नहीं करेंगे, पूरी फैमिली का माइंडसेट तो नहीं चेंज कर सकते, और अगर हम उन्हें समझाने बैठ गए तो हमारी आपस में उनसे और लड़ाई हो जाएगी। तो जो प्रैक्टिकल फिजिबल है वो इजीली होने वाला ये है कि समझें कि उसको रीएश्योरेंस चाहिए। इसका मतलब एश्योर्ड नहीं है, तो वो किससे आएगा? एक्शन से। उसे काम करवाएं, काम करने का मौका दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और हो सके तो सबसे पहले उनसे बात करें खुल के कि हमने आपकी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है। आप उन्हें आइडेंटिफाई कराएं। वो डिनाइल में रहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी अजम्पशन है, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ समझते हो, और हम नहीं डरते वरते किसी से। तो भी आप कॉन्फिडेंट रहें, फिर से रिपीट करें कुछ समय बाद, फिर रियलाइज करें देखो प्रॉब्लम तो यही है। मान लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे तो खुद के लिए काम कर पाओगे, नहीं तो भाई क्या है, सब अपनी लाइफ में है वो बिजी हो जाएंगे, परेशान आप ही होगे। हमें पता है मन के अंदर आप आज भी परेशान, इसको बोलते हैं एम्पैथी। तो जब आप किसी के मन में झांक कर देखते हो कि डर कहाँ तक है और कैसे उसको एक्सेप्ट कराना है, क्योंकि वो डर से ही तो भाग रहा था, तो एक्सेप्ट क्यों करेगा? तो जब वो ये स्वीकृति उसके मन में आ जाएगी कि हाँ कह तो सही रहे, तो फिर वो धीरे धीरे आएंगे आपके पास। अच्छा चलो, जब तुमने कह ही दिया कि ये है, चलो मान लेता हूँ मैं कि है, अब तुम ही बताओ बाहर कैसे निकलना है। तो आप समझ लीजिए अब आपने वास्तविक प्रॉब्लम को टारगेट कर दिया। तो यहाँ से आप फिर जो भी उनको कराएं एक्शन ओरिएंटेड ले जाएं। अब समझाने की जरूरत नहीं है, अब बिल्कुल कहीं ऐसे करेक्ट नहीं करना कि इसको ऐसे सोचो, अब सीधे उसको बोलो इसको कर लो बस, हम बैठे हैं पीछे, हम देख लेंगे। जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते थे पहले, वो हमें यही कहते थे हम बैठे हैं ना कर लो। जैसे गांव के बच्चे हैं ज्यादातर, वो इस चीज में बहुत प्रैक्टिकल है। हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है हमारी जनरेशन में, कि हमें ऐसे बोला ही नहीं जाता था इसको ऐसे करो इसको वैसे करो, सीधा काम दे दिया जाता था करके आ जाओ। गलती हो गई तो 2 डांट पड़ गई, उससे हमारा रेजिलियंस भी बढ़ा। इमोशंस काफी हर्ट होते थे, लेकिन कम बैक इमोशन से वो भी हम खुद ही कर लेते थे। ज्यादातर टाइम ऐसे पूछा भी नहीं जाता था क्या हुआ, अच्छा बुरा लगा, चलो कोई बात नहीं, आगे गलती मत करना, नहीं डांटेंगे। तो भी उसके अंदर भी एक डांट होती थी। तो धीरे धीरे वो एक पैटर्न ऐसा बन गया कि प्रैक्टिकल लर्निंग इस तरह से हुई, और गलतियां करना, उनसे बचना, ये सब दिमाग से टोटली आउट हो गया। तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह का जब भी हो पाएगा जब हम किसी को एक्शंस में जाने। जब हम खुद काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उनके बेनिफिट्स हमें पता लगते हैं। हाँ, और उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस से हम सीखते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि वो चिल्लाता है, ब्लेम करता रहता है, तो उसे शायद रियलाइजेशन ही नहीं है कि जब वो चिल्ला रहा है तो उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि हर कोई तो उसकी टोन को नोटिस कर रहा है। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जब ये बॉन्डिंग आपकी थोड़ी सी बन जाएगी तो आप उन्हें बता पाओगे कि देख इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सुन ही नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे जा रहा है कि कितनी तेज चिल्ला रहा है, मुझे ब्लेम कर रहा है। तो बेटर है कि बात ऐसे करी जाए, कम्युनिकेशन ऐसे किया जाए कि भाई तुम जो कहना चाह रहे हो, तुम्हारी एनर्जी भी कम यूज हो और हमें भी वो जल्दी समझ में आए। तो रियलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे किस एक्शन का क्या रिएक्शन है या उसके क्या बेनिफिट्स हैं या सिर्फ नुकसान ही है, तो हम तब तक उसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें फ़र्क ही नहीं डाल रहा कहीं से। बिल्कुल, हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं इसमें, और करना ही चाहिए, कि जब सामने वाला इस तरह से कह रहा है और हम भी उसकी एक्शन पे रिएक्शन और उसके जो भी उसने हमें बोला है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो हमें भी रुकना होगा। वास्तव में तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होता है कि जैसे आपने अपना बताया, तो आपको भी रुकना होगा कि ये हर बार ऐसे ही करता है और मैं भी हर बार ऐसे ही जवाब देती हूँ, तो पहले मुझे ही रुक के समझना होगा, तो इसलिए रुकना पड़ेगा। जैसे मैम ये मैंने एक बार पर्सनली अपने ऊपर लगाया था। मेरी सिस्टर से कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड आई फील वेरी हर्ट कि इसने मेरे बारे में किसी तीसरे से ऐसे कैसे बोला है ये वो। तो वहाँ पे बहुत माइंडफुली मैंने उससे बात की। मैंने ये ना बोल के कि हाउ कैन यू डेयर टू डू दिस एंड से एनीथिंग अबाउट मी, मैंने उसको बोला इट्स ओके, इट्स योर हैबिट, लेकिन आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि मैं आगे से तुम्हें ऐसा कोई चांस ही ना दूं जिस पे तुम ये कर पाओ। गुड। तो ये मैम उसको ना बहुत असर किया था कि अच्छा ऐसा है क्या कि तुमने मुझे चांस दिया एंड आई जस्ट टेक दैट, बट तुमने तो उसको खत्म ही कर दिया टॉपिक को, अब मैं ब्लेम कैसे करूंगी। इसको कहते बाउंड्री सेट करना। हाँ, तो अपनी बाउंड्री सेट करो कि जो भी तुम हर बार बोल के चले जाते हो, मैं उसे सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, वही बोलो जिस पे बात चल रही है। हाँ, उससे ज्यादा नहीं। अगर फिर भी सामने वाला कुछ और बोलता है तो आप उठ जाओ, क्योंकि आपने बड़े सभ्य शब्दों में ये कहा है, ना कि चीख चिल्ला के कि मैं नहीं सुनने वाली, फालतू बकवास मत करो, तुम्हारा हर रोज का यही है। इसकी बजाय आप सही शब्द लेंगी और तो आपकी एक बाउंड्री सेट हो जाएगी, क्योंकि वो बात खत्म हो जाती है। वो बंदा यही चाह रहा था कि कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले और वो आपने ले ली। तो रिएक्शन ना करने के बजाय जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका इफेक्ट हमेशा बेटर रहता है। आई थिंक हमें उम्मीद है कि काफ़ी क्लैरिटी इस मुद्दे पर हुई होगी, और वैसे ये आपका नहीं, ये एक जनरल प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी एक समस्या है, ये सभी घरों में है, हम देखते हैं, लेकिन उतना ही आसान इसको समझना भी है, पर हम जोर देते हैं समझाने पे, उससे ही बचना है। चेंजेस लेकर आऊं फिर मैं उधर तक हाँ।